Welcome back, student. Now let's continue from chapter chemical coordination and integration. तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे पैनक्रियास से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनक्रियास क्या होता है. पैनक्रियास से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा नॉर्मली जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको. दोनों ही होता है इसमें. एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से यही बन जाता है कि इसको एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. हमें इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए. स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन. अब बात करते हैं इसमें एक्सोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है. एक्सोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है. फिर बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है. एंडोक्राइन पार्ट के फंक्शन में अभी देखेंगे कि एंडोक्राइन पार्ट में कि क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से कुछ सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन्स निकालते हैं. तो एंडो में ऑलरेडी हमको पता है कि एंडो में कौन सा पार्ट होता है. एंडो में हमें जो फोकस करना है आइलेट्स ऑफ लैंजरेंस फोकस करने हैं. आइलेट्स ऑफ लैंजरेंस क्या होते हैं इस पर फोकस करना है. इसका कितना रेंज होता है ये फोकस करना है कि कितना रेंज है हमारे आइलेट्स ऑफ लैंजरेंस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये. ठीक है. और इसमें मतलब कितना रिप्रेजेंट कर रहा है पैनक्रिएटिक टिश्यू में, मतलब कितना नॉर्मल इसका रेंज है. और उसके बाद इसके कौन से दो सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स प्रोडक्शन में. तो यहाँ पे है अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स. अल्फ़ा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो लेट्स टॉक अबाउट अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स. अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि अल्फ़ा सेल का क्या फंक्शन होता है. ये जो होता है लीवर पे क्या फंक्शन करता है. और ये इसको यहाँ से देखिए, इसका नेचर ऑफ द हार्मोन पढ़ना है. पेप्टाइड हार्मोन है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है. हाइपरग्लाइसेमिया किसे बोलते हैं और ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों कहलाता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है. तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ये सारी बेसिक्स जो है ये जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लियर होने चाहिए. ये ही टर्म्स जो होती हैं बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही मोल्ड करके पूछा जाता है नीट में. सबका आंसर एक ही होता है. आगे चलते हैं, इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं. इंसुलिन क्या होता है, उसका हार्मोन कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है और वो किस पे एक्ट करता है, क्या चीज़ करता है. तो बेसिकली क्या करता है, ये एनहेंस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. और इसमें बेसिकली ये क्या है, रैपिड मूवमेंट कराता है ग्लूकोज की ब्लड में, ब्लड से हेपेटोसाइट्स में, एडिपोसाइट्स में, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं. हाइपोग्लाइसेमिया. और अब यहाँ पे टर्म आ रही है ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है. ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये दोनों टर्म्स अलग हैं. इन दोनों टर्म्स के सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए. तो इंसुलिन अगर एब्सेंट हो जाए बॉडी में तो उससे क्या हो जाता है वो अच्छे से पता होना चाहिए. अगर इंसुलिन हमारा प्रोडक्शन होना बंद हो जाए उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर हो जाता है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस. ये सबको ही पता होगा डायबिटीज़ मेलाइटस. तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्फा सेल जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, उससे ओवर सिक्रीशन हो जाएगी ब्लड ग्लूकोज लेवल की बॉडी में. अब डायबिटीज़ मेलाइटस जो होते हैं उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, सिम्टम्स. आगे चलते हैं. इसके बारे में और ये आपको पढ़ना चाहिए कि इंसुलिन, डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ये दोनों अलग टर्म्स है. मेलाइटस इंसुलिन से होता है, इंसिपिडस ये किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एडीएच रिलेटेड डिसऑर्डर है. इसको आपको
इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या टर्म होती है। आगे चलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए डायबिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन से डायबिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं? बिफोर 40 एज ग्रुप में कौन सी वाली डायबिटीज़ होती है, आफ्टर 40 जो होती है वो कौन सी होती है। तो ये आपको कॉमन टर्म्स पता होनी चाहिए, डिफरेंस पता होने चाहिए। और मोर ओवर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपको पता होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, फास्टिंग में कितना होना चाहिए। फास्टिंग में इट इज़ अप टू 80 to 120 mg/dl इन एडल्ट्स। ये एडल्ट्स की बात हो रही है। और बात करते हैं आफ्टर मील की। आफ्टर मील में कितना होना चाहिए? आफ्टर मील में होना चाहिए, आफ्टर मील में इट इज़ 180 mg/dl तक। इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो ये जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आफ्टर मील और बिफोर मील, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग फास्टिंग कितना चल रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और किस तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस का पता लग सकता है, दैट इज़ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ हमारी यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा कि शुगर है, ब्लड टेस्ट करते उससे पता चल जाता है कि शुगर होता है। और इसके क्या सिम्टम्स है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेस्टीज एंड ओवरीज। हमारे गोनाड्स की बात करते हैं। आपको ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा टेस्टीज एंड ओवरीज क्या होती है, तो इसको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब इसमें ऑलरेडी जो लिखा है ये सब आपने पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको बस यही पढ़ना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। इसको ज़्यादा इसमें से ही पढ़ लीजिए, इनफ है। तो इसमें से आपको ये पढ़ना है कि पेयर ऑफ टेस्टीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है और टेस्टीज़ का फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस का क्या रोल है, इंटरस्टिशियल टिश्यू और उसका अदर नेम क्या है, स्ट्रोमल टिश्यूज़। लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन है, इंटरस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स को क्यों बोलते हैं, और इसमें से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। एक तो एंड्रोजन्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है सब कुछ। एंड्रोजन्स मैच्योरेशन फंक्शन डेवलपमेंट करते हैं मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की, और बाकी और चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सेक्सुअल बिहेवियर, और यहाँ पे एनाबॉलिक इफेक्ट करता है, दैट इज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें से ही पढ़ लीजिए। इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं मोल्ड करके आते हैं, थोड़े लॉजिकल आते हैं लेकिन इजी होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपके बेसिक्स एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरी। तो ओवरी के बारे में भी आपको वही सब पढ़ना है कि ओवरी क्या होती है, कितने वो पेयर में प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, और इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। और ये कब निकलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। वन ओवम रिलीज होता है। वन ओवम कौन सा होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte से क्या निकलता है जब जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। सेकेंडरी oocyte से ग्राफिन फॉलिकल्स निकलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल्स जो होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा, ग्राफिन फॉलिकल के बारे में पढ़ना है आपको। ग्राफिन फॉलिकल ये जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जब ये रप्चर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन पढ़ना है एट द 14th डे। ओव्यूलेशन जब होता है 14th डे पे, जब ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हो जाएगा उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन जो ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का। इसके अलावा यहाँ पे एक और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। इन दोनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, रिलैक्सिन एज वेल एज
प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली आपने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के फंक्शंस पढ़े होंगे, यहाँ पे रिलैक्सिन का भी फंक्शन आप ऐड कर लीजिएगा, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे सारे फंक्शन दे रखे हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन को हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, इसका क्या रोल है, इवन इसका मेमोरी ग्लैंड पे क्या रोल है, तो ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये आपको लॉजिक लगा के, अप्लाइड फिजियोलॉजी लगा के पढ़ना ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर हॉर्मोन्स। किससे? हार्ट से, किडनी और जीआईटी ट्रैक्ट से और कौन कौन से हार्मोन्स निकल सकते हैं? तो हार्ट से एएनएफ निकलता है, दैट इज़ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका रोल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कब निकलता है? जब ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है एएनएफ सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो डायामीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, जो ब्लड वेसल का डायामीटर होगा वो बढ़ जाएगा, दैट इज़ नोन एज डायलेशन। तो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो एएनएफ का क्या रोल है? डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ये आपको समझना है, ये आपको लॉजिक लगाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हार्ट से निकलता है और वो बीपी को कम कराने में मदद करता है, या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कराता है, जिसकी वजह से बीपी कम होता है, तो दैट इज़ एएनएफ। और सेकेंड हार्मोन बात करते हैं हम किडनी से। किडनी में एक जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल, ये आपको पता होने चाहिए। जेजी सेल से इरिथ्रोपोइटिन निकलता है, यहाँ से इरिथ्रोपोइटिन निकलता है। इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस कराता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में भी। ये डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ चुके हैं सब। तो गैस्ट्रीन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टेकाइनिन, सीसीके और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स, नेचर ऑफ द हार्मोन इज पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। इनका फंक्शन यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये ऑलरेडी डाइजेशन में सब कवर है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में, कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल पे, कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और सेकंड होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आपको पता होने चाहिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मतलब, इसका मतलब ही समझ आ रहा है कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो। तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और जिनके रिसेप्टर्स इंट्रासेल्युलर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दैट इज़ की बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू दी इट्स रिसेप्टर। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसकी वजह से ऑल्ट्रेशन हो जाती है पूरे सेल में, उस एरिया में जहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, नेचर ऑफ द हार्मोन्स। तो इसमें 4 तरीके के ग्रुप्स दे रखे हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंडर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। स्टीरॉइड्स में पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं। आइटोथायरोनिन्स में पता होना चाहिए। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आपके एपिनेफ्रिन्स आ गए। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ लिया, इसको लॉजिक लगा के पढ़ेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आता है। इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं कि ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं हार्मोन्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन से हार्मोन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो यहाँ पे
जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे वो हार्मोन्स कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो जाके बाइंड करते हैं, उनका मैकेनिज्म बताना है कि वो कैसे जाके बाइंड करके बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस देते हैं, और उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का रोल बताने की कि सेकेंडरी मैसेंजर का क्या रोल है इसमें, कैसे वो एक्टिवेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, उसके मैकेनिज्म और उसका रोल एंड फंक्शन, ये सब बताना है। तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। सेकेंडरी मैसेंजर्स कब एक्टिवेट होते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में जो भी हार्मोन्स आकर के रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, या वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट है, या कुछ और रिस्पॉन्सिबल है उसके बायोकेमिकल चेंजेस में। तो यहाँ पे आंसर होगा कि यहाँ पे जनरेशन होना चाहिए, सेकेंडरी मैसेंजर्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के आपके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयंस, ये सब जो होते हैं ये एक्टिवेट सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, और ये आगे की बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में, एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, स्टीरॉयड हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन, मतलब T3 T4, ये जनरली कहाँ पे एक्ट करते हैं, सीधा जीनोम पे जाके एक्ट करते हैं। ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपके पास ये 2 चार्ट्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि ये है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का एग्जांपल, जहाँ पे FSH जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, और जिसकी वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्स से सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो रहा है, फिर नीचे पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है। जो रिस्पॉन्स है दैट मीन्स कि जो हार्मोन का रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा, हार्मोन जो जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उसका जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है उसी से ही, तो उसी की ही ग्रोथ होगी। जैसे ऊपर FSH जाके बाइंड कराता है, तो FSH का क्या फंक्शन है, ओवेरियन ग्रोथ कराना। तो सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हार्मोन ईस्ट्रोजन ये डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जीनोम पे जाकर के वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैसे पास करता है मेम्ब्रेन को, ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर क्योंकि अंदर होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे ये वाले हार्मोन्स अंदर जाते हैं, किसकी हेल्प से ये मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके अंदर जीनोम पे जाते हैं, जिससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना सके। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनके जो जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो ये इनफ है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। तो ये चैप्टर आज हम फिनिश कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए, इसको पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लिया इनफ है, 100% है ये अपने आप में ही चैप्टर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।